बाहर से देखा जाए तो बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टी दिखाई जाती है, मानी भी जाती है, लेकिन क्या ये सच है या ये एक दिखावा है? देखिए, कई मायनों में है भारत की सबसे बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी भी है, केंद्र में 2014 से सत्ता में है। तो ये तो बात पूर्णतः सत्य है। भाजपा आज के दिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और क्यों भाजपा के कुछ नेता दुखी हैं? भाजपा के नेता चिंतित हैं कि एक दफे नरेंद्र मोदी गए या एक दफे इनका पतन हुआ तो उसके बाद भाजपा का भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हो। आज के दिन नरेंद्र मोदी ने भक्तों की बारात, जैसे यादों की बारात निकली है गाना होता था ना, तो आज हो गया है भक्तों की बारात निकली है पार्टी के द्वारे। तो आज जो बात कर रहे हैं भाजपा नेताओं वाली, यहाँ बड़े पीड़ित और कुंठित हैं नेता, और हाँ, वो मारे और रोने नहीं दे वो स्थिति कर रखी है सर। किसी को आप पीट रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, भाजपा वाले ये कर रहे हैं सर, बड़े दुखी हैं। साहब पीट तो हम रहे हैं लंबे समय में, लेकिन ये आप रोने भी नहीं दे रहे हैं। रोने की भी इजाजत नहीं। भविष्य क्या है, आपका विजन क्या है? ठीक है, आपने कुछ चीजें अच्छी कर दी, आपने लीकेज कम कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट दे के लोगों को, अच्छा अचीवमेंट है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, ठीक है, बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। आपने डिजिटल चीजें कुछ खड़ी कर दी, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। डिजिटल स्टैक वो खैर कांग्रेस के टाइम से ही शुरू हुआ था, चलिए ठीक है, आपको दिया। लेकिन आपने गलतियां भी बहुत की, आपने बाबू राज कर दिया, कंप्लायंस राज कर दिया, टैक्स टेररिज्म कर दिया, इतना ड्रैकोनियन पावर दे दिया कि डिमांड ही बंद हो गई, तो इकोनॉमी का इंजन आपने रोक दिया। राजस्थान के लिए तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र से चलता है। भजन लाल जी के पीछे मोदी जी की तस्वीर है, आगे कृष्ण भगवान की है, तो कहते हैं पीछे से आदेश आता है और आगे वाला कृपा कर देता है। तो चल रहा है। बहुत से लोग तो वेस्ट में कहते हैं हिंदू फैशिस्ट हैं, हिंदू सुप्रेमिसिस्ट हैं, भाजपा का ही राज रहेगा, इंडिया का स्टेट बदल गया है, इंडिया अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हमारा मत यह है कि भाजपा का काल चक्र बदलने वाला है, भाजपा का भविष्य उज्जवल नहीं है, भाजपा का सूर्योदय नहीं सूर्यास्त का समय आ रहा है। नमस्कार और स्वागत है आपका फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा। भाजपा के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और क्यों भाजपा के कुछ नेता दुखी हैं। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक अतुल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत। सर, आप दोनों को हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अतुल सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप भाजपा के नेताओं से बात भी करते हैं, आप उनसे मिलते जुलते भी हैं, तो आपको ज्यादा पता है इस विषय के बारे में। बाहर से देखा जाए तो बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टी दिखाई जाती है, मानी भी जाती है, लेकिन क्या ये सच है या ये एक दिखावा है? देखिए, कई मायनों में है भारत की सबसे बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी भी है, केंद्र में 2014 से सत्ता में है। तो यह तो बात पूर्णतः सत्य है कि भाजपा आज के दिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जैसे कांग्रेस 1970s में इंदिरा गांधी के एक छत्र साम्राज्य के में आके धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और उसके बाद उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ, भाजपा के नेता चिंतित हैं कि एक दफे नरेंद्र मोदी गए या एक दफे इनका पतन हुआ तो उसके बाद भाजपा का भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का होगा। जो कुरीतियां, जो कमजोरियां कांग्रेस के साथ 1970 के दशक में हुई, आज से 50 साल पहले, वही सारी कुरीतियां, वही सारी कमजोरियां अब भाजपा में भी आ रही हैं। कुछ भाजपा के नेताओं ने यह तक कहा है कि आज के दिन इमरजेंसी 2.0 चल रही है। साहब मुझसे बोले अतुल जी, और मैंने काफी नोट्स बनाए, उन्होंने यही कहा कि
1970s में जो है कांग्रेस के पास जो मास लीडर थे उनको धीरे धीरे हटाकर इंदिरा गांधी ने चापलूसों की बारात खड़ी कर दी। आज के दिन नरेंद्र मोदी ने भक्तों की बारात, जैसे यादों की बारात निकली है गाना होता था ना, तो आज हो गया है भक्तों की बारात निकली है पार्टी के द्वारे। तो उनका कथन यह है कि आज के दिन पार्टी में खौफ का माहौल है, ऊपर से निर्देश और आदेश आते हैं, पार्टी वर्कर आयोजन करता फिरता है पर्व समारोह और उत्सव के, उसके पास फुर्सत है ही नहीं। सत्ता पूरी की पूरी केंद्रित है आईएएस के हाथ, वो भी गुजरात काडर के आईएएस जो पीएमओ में हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिसे पीएमओ कहते हैं वो बड़ा होता गया है, वो इतना विशाल विकराल हो गया है कि वही सब चलाता है, मिनिस्टर्स तक की औकात नहीं है। यहां तक कि एक मिनिस्टर को बाबुओं ने यह कह दिया कि भैया आपकी पत्नी क्यों आती है मिनिस्ट्री। मिनिस्टर कुछ आके रोना रोते हैं मुझसे चोरी छुपे, मिलते ऐसे हैं खुफिया अंदाज में जैसे कि कोई उनको देख न ले, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मुझसे मिलते हुए देखा जाए। और वो रोना रोते हैं कि भाई हमारी तो कोई औकात नहीं है। एमएलए तक रोना रोते हैं, एमपी तो और एमएलए एमपी तो और रोते हैं। एमपी तो आज के दिन अपने गेस्ट नहीं ला सकते पार्लियामेंट, तो कैसे मुंह दिखाएंगे जनता को। तो कुछ का तो ये भी कहना है कि साहब आज के दिन, और ये एक यूपी के भाजपा के एमएलए ने कहा, अगर आप समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं तो डीएम आपकी ज्यादा सुनता है। क्यों? क्योंकि आप धरना कर देंगे, आप जो है ऑफिस में चीख चिल्लाहट कर देंगे। अगर भाजपा का एमएलए कुछ भी करेगा तो फोन आ जाएगा, ऊपर से आदेश आ जाएगा, निर्देश आ जाएगा, मुख्यमंत्री से आ जाएगा, प्रधानमंत्री से आ जाएगा, उनसे नहीं मतलब उनके गणों से आ जाएगा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कुछ पहुंचने की। तो सवाल उठता है कि भारत में नेता का क्या काम है? नेता का काम है जनता की बात सुनना और जनता का काम कराना। सिस्टम तो काम करता नहीं है। ठीक, कैसे काम कराना? मान लीजिए आपका आरटीओ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, उसके साथ कुछ मामला अटका है, आपका ट्रकिंग का बिजनेस है, मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जा रहा है, आपने दलाल को पैसे भी दिए लेकिन कोई आपसे क्लार्क खुंदस खा गया ऑफिस में, तो आप नेता के पास जाते हैं, नेता फिर आरटीओ के पास जाता है या डीएम के पास जाता है, वो काम कराता है। ठीक, अगर एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, थानेदार, वो आपका एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहा है तो आप नेता के पास जाते हैं, नेता फिर पैरवी करता है, फिर आपका एफआईआर दर्ज होता है, या आपका आपकी जो भी तकलीफ है वो दूर होती है। या आप डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर से कुछ परमिट चाहते हैं, कुछ काम चाहते हैं, वो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, आप मिल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो भगवान है, वो मिलता ही नहीं है किसी से, तो आप नेता के पास जाते हैं तो आपकी वो जो है बात सुनता है, फिर वो आपकी बात पहुंचाता है। तो भाजपा का नेता ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि आज के दिन उसकी कोई औकात नहीं रह गई है। बिल्कुल सर, हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं कि हम भाजपा के बारे में ही आज क्यों बात कर रहे हैं? आप ऐसा तो है नहीं कि आप भाजपा के नेता हैं या भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा की बात करना जरूरी है। तो क्या नाता है भाजपा के साथ, ये तो दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहिए हमें। तो देखिए, हम भाजपा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भाजपा को हर आदमी मान के चल रहा है कि ये रूलिंग पार्टी है और ये निरंतर और चिरंतर काल तक रूलिंग पार्टी रहेगी। एक जमाने में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा में बहुत सी वो बीमारियां आ गई हैं जो कांग्रेस में थीं। अरुण शूरी ने भाजपा को कांग्रेस विद अ काऊ कह दिया। और वो बात पूर्णतः सत्य ना हो लेकिन उसमें कई तथ्य हैं। क्यों? अब देखिए, भाजपा ने भी अब कांग्रेस की तरह सोशलिज्म अपना लिया है। मैंने
और मनु शर्मा ने एक लेख लिखा था। मनु शर्मा अर्थशास्त्र, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और सेफोलॉजी, मतलब पोलस्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पब्लिक पॉलिसी के ज्ञानी हैं। तो वो जो हैं उन्होंने, मैंने एक लेख लिखा था और कहा था जब बजट आया था आज से कई साल पहले, 2019 के चुनाव के पहले, कि अब भाजपा सनातन सोशलिज्म अपना ली है। अर्थ क्या है कि भाई लोगों को 880 करोड़ से 81 करोड़ लोगों को चावल देना, गेहूं देना, डायरेक्ट ट्रांसफर करना, तो एक नया तरीके का सोशलिज्म अपना लिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में अब कोई फर्क नहीं रहा, बस भाजपा थोड़ी एफिशिएंट हो गई। ठीक, बिल्कुल। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में अब भेद नहीं रहा। दूसरा, कांग्रेस धीरे धीरे एक मास बेस्ड पार्टी के बजाय एक पर्सनालिटी कल्ट बन गई थी। एक जमाने में देवकांत बरुआ, जिनको मेरे पिताजी कहते हैं देवकांत भणुआ, उन्होंने कहा था, भणुआ जी ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। वेस्ट बंगाल है ना, यही कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हो गया है कि वही पर्सनालिटी कल्ट अब भाजपा में भी चल पड़ा है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ग्रास रूट लीडर खत्म हो गए हैं। ऊपर से बस आदेश और निर्देश आता है, वर्कर जो है पर्व समारोह उत्सव कराते कराते अपनी जान गंवा देता है। और जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ में पीके मिश्रा, देश तो वही चला रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। और उनके जो हैं चंपू शक्तिकांत दास, जो कि गुड़ गोबर करके आए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में, फॉरेन एक्सचेंज गंवा दिए रूपी को डिफेंड करने में, उससे $100 मिलियन, 70-100 मिलियन डॉलर चले गए। कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं। मतलब उनका तो फेलियर रिवॉर्ड किया उन्होंने। वो गोल्ड स्कीम लॉन्च की थी, बिल्कुल। फिर सोने का दाम बढ़ गया। तो मतलब शक्तिकांत दास, जो कि इकोनॉमिस्ट भी नहीं हैं, सेंट स्टीवेंस के अंग्रेजों के जमाने के अफसर हैं, सूट बूट पहनने वाले, वो आरबीआई के गवर्नर हुए, उसके बाद पीएमओ में भी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो पीके मिश्रा के से जुड़े हुए हैं, और पीके मिश्रा ओडिया ब्राह्मणों के को बहुत वो फेवर करते हैं जी। तो अगर आप गुजरात काडर के हैं और तो अति उत्तम, और या तो फिर आप उड़िया ब्राह्मण हो, ये आपका जो है हॉटलाइन हो पीके मिश्रा के साथ। जिस तरह एक समय कश्मीरी ब्राह्मणों का बोलबाला था, अब उड़िया ब्राह्मणों का बोलबाला है। तो सीधी बात यह है कि वही बीमारियां हैं ना। तो आपने भी पर्सनालिटी कल्ट चला दिया है, और आपके चारों ओर बाबू लोग राज कर रहे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहे हैं। रिटायर ही नहीं किए हैं पीके मिश्रा, रिटायर ही नहीं किए हैं ये शक्तिकांत दास, ठीक, रिटायर ही नहीं किए हैं नृपेंद्र मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा ने तो एक जमाने में जो डिफेंस मिनिस्टर थे, गोवा के मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका? मनोहर पारिकर जी। मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर के फॉरेन ट्रिप पे भी ऑब्जेक्शन लगा दिया था। ठीक, तो सीधी बात यह है कि जो है पूर्णतः बाबू राज चल रहा है। विनय क्वात्रा की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। विनय क्वात्रा जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तो न नेपाल संभाल पाए, न बांग्लादेश संभाल पाए, और अब वो अमेरिका के एम्बेसडर हैं। और आईएफएस खुद प्राइवेट में मानते हैं कि विनय क्वात्रा बिल्कुल ही बेकार हैं, फेलियर हैं। लेकिन सब फिर गैंग अप करे आते हैं कि नहीं नहीं, इनको हटाया तो प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक, अब वो एक फॉरेन सेक्रेटरी रहने के बाद एक्सटेंशन पाके आलीशान बंगले में नौकर चाकर, बंगला, घोड़ा गाड़ी का आनंद उठा रहे हैं, और देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, गुड़ गोबर कर रहे हैं यहां। और ये बात सब जानते हैं, तब भी उनका कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी के साथ फीडबैक लूप चला गया था, वो फीडबैक लूप ही नहीं है आजकल। नेता जाके किससे कहे? एक मेरे मित्र हैं, वो अब नहीं रहे, वो जम्मू के भाजपा नेता थे, और जम्मू में, अरे कश्मीर के भाजपा के नेता थे, समर्थक थे,
और वो टिके रहे, गए नहीं, उनका देहांत हो गया। उन्होंने कहा कि बात किससे कहें, बोले कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर से तो मिल ही नहीं सकते, वो बाबुओं से घिरे हैं, यूपी से आए हैं, वो यूपी के मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं और उनसे मिल ही नहीं सकते। आईएएस अफसर राज कर रहे हैं। वही हाल लद्दाख में है। लद्दाख में भी असंतोष क्यों है कि भाई बात कोई किससे कहे। और फायरिंग हो गई, फायरिंग में मारा एक कारगिल का हमारा वॉर हीरो मरा, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो वो जेल में भी है दूसरा जो वहां कर रहे थे। हाँ, उसको जेल में भी जो भेजा है वांगचुक को, वो भी भेजा है उसको गर्म इलाके में, राजस्थान में ही, जोधपुर में। क्यों, जैसे गाड़ी जब गर्म हो जाती है धूप में और आप अंडा डाल दीजिए, अंडा बिल्कुल फ्राई हो जाता है, उसका भेजा फ्राई करने के लिए भेजा है लद्दाख के आदमी को राजस्थान में, अंडा फ्राई भेजा फ्राई दोनों। तो अब सीधी बात यह है कि और लद्दाखी से ज्यादा देश प्रेमी कोई नहीं है, वो तो लड़े हैं भारतवर्ष के लिए। लद्दाख स्काउट्स का सोचिए, विकास का सोचिए, हमारे जो है आईटीबीपी के ट्रूप्स का सोचिए, लद्दाखी ही तो लड़ते हैं चीनियों से। फौज तो अलग बात है, वो तो पोर्टर की तरह आ जाते हैं, मतलब हाँ, सिविलियन आके फौज की मदद करता है। हाँ, तो आप देखिए, आपसे नेपाल नहीं संभला, आपसे बांग्लादेश नहीं संभला, मणिपुर तो चलिए वहां जो है ट्राइबल माहौल है, वहां बहुत से मिशनरी भी आग लगाते हैं, म्यांमार का बॉर्डर है, मैं तो नागालैंड कार्डर में रह चुका हूं, तो वो इलाका मैं तो गया भी हुआ हूं, तो वो इलाका मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे बहुत से मित्र हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं, लोकल लोग हैं, मेरे अभिन्न मित्र चार्ल्स चासे, उन्होंने किताब ही नागा इम्ब्रोग्लियो लिखी, तो मैं इन सब लोगों को जानता हूं, अच्छी तरह मित्रता रही है। और उस इलाके की तो बात छोड़िए, वो नहीं संभला तो चलिए फिर भी अलग इलाका है, मुश्किल इलाका है, लेकिन आपसे लद्दाख नहीं संभला है, बरगला रहे हैं। क्योंकि लोकल फीडबैक लूप जैसे इंदिरा गांधी के समय नहीं था, फिर पंजाब इंसर्जेंसी हुई, आसाम एजिटेशन हुआ, उसी का एक रूप आज दिख रहा है। भाजपा के कुछ नेता तो ये भी बोले कि जैसे एक बेरिया होता था स्टालिन के समय, ठीक है, वो सीक्रेट पुलिस का चीफ था, वो मरवा देता था किसी को भी, रेप करता था लड़कियों के, हैं। जैसे वो किस्सा कुर्सी का जो पिक्चर बनी थी ना इमरजेंसी पे, उसमें एक आईएएस है, उसका नाम है देशपाल, आईएएस टाइप आदमी है, सरकारी नौकर, बोलता है नेता आते जाते हैं, मैं तो यहीं रहूंगा। और देशपाल जो है, जनता गूंगी है, जनता चूहे मारती है, बाकी लोग बस घूस देके पैसा लेते हैं चूहे मारने के, फिर कानून बदल जाता है जो है, तो चूहे मारने के लिए जनता को ही जेल हो जाता है। और अंत में उसी पिक्चर में जो देशपाल है वो जनता का बलात्कार कर देता है और जनता फांसी लटका के मर जाती है। तो देशपाल तो आईएएस है, वो जनता का बलात्कार जो है अंग्रेजों के समय से कर रहा है, आईसीएस के समय कलेक्टर था, तिगुना लगान लेगा, है ना जी। काम तो यही था। तो वो आज के दिन भी जनता को छोड़ नहीं रहा है, ठीक। तो ये जो खौफ का माहौल है वो आज के बेरिया किए हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। कौन है ये? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, उसका खौफ है, इमरजेंसी में भी खौफ था, ठीक। इनकम टैक्स, तो जैसे इमरजेंसी 2.0 आज 50 साल बाद 1975 में इमरजेंसी आई थी, आज 2025 में टैक्स टेररिज्म है। इससे जो है डिमांड लुप्त हो गई है, तो किसी को भी कभी भी नोटिस आ जाती है, उसके बाद आप लटके रहिए कोर्ट में। तो रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय लॉ है। और चूंकि केंद्रीकरण अथाह हो गया है, उस कारणवश हम भाजपा की इसलिए बात कर रहे हैं कि वही जो दिक्कतें कांग्रेस के साथ थीं कि भाई आपने पॉलिसी में सनातन सोशलिज्म आप ले आए, ठीक, और उसके बाद दूसरा आपने पर्सनालिटी कल्ट बना दिया और पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी खत्म कर दी। तो आप देखें, आप
जब भाजपा 2014 में सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री सब मास लीडर थे, भले ही आप कह लें अच्छा कोई लीडर जो है कुछ ज्यादा ही स्टेट लेवल पे हावी था, या कुछ लीडर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करप्शन के चार्ज थे, ये सब चीजें रही होंगी, मैं नहीं कह रहा दूध के धुले थे, लेकिन बात यह है कि मास लीडर तो थे। अब क्या है, रबर स्टैंप है सब। अब जैसे आप तो राजस्थान में बैठे हैं प्रदीप जी सर। तो राजस्थान में एक 2015 में मैं बैठा था उदयपुर में 4 टर्म एमपी के क्या वचन थे, अब पता नहीं वो रहे हो न, उस समय सीनियर थे बड़े, वो अटल जी के मित्र थे, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई चांडाल चौकड़ी से घिर गए हैं ये नरेंद्र मोदी। भाई जब नृपेंद्र मिश्रा इनके सगे हो गए, और नृपेंद्र मिश्रा पहले मुलायम सिंह यादव के साथ थे, नृपेंद्र मिश्रा तो प्रकाश सिंह को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए थे। प्रकाश सिंह वही जो आईपीएस, जो कि पुलिस रिफॉर्म की बात की। नृपेंद्र मिश्रा के ससुर कौन थे? कांग्रेस के एमपी जो काफी पार्टी वाटी बदले थे बड़े भले वो, पर उनका नाम हो गया, उनका नाम मजाक में लोगों ने कह दिया था आयाराम शुक्ला गयाराम शुक्ला क्योंकि वो पार्टियां काफी बदले थे काफी भले, लेकिन वो पुरानी कांग्रेसी थे। ठीक, नृपेंद्र मिश्रा आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हेड हैं, वही मुलायम सिंह यादव की नाक के बाल। और उनका लड़का जो कि कंसल्टिंग करके आया, उसको टिकट दे दिया श्रावस्ती से। श्रावस्ती में एक एयरपोर्ट भी बन गया। ठीक, तो आइडियोलॉजी कुछ नहीं, पार्टी लॉयल्टी कुछ नहीं। आपको, जैसे किसी ने कहा, आपको भक्त होने की जरूरत है, और वही भक्तों की बारात निकली है पार्टी के द्वारे। तो भजन लाल भजन गाता रहता है, हनुमान चालीसा के बजाय मोदी चालीसा पढ़ता है, तो वो मुख्यमंत्री है। ठीक, यही हाल आप हर स्टेट में देख लें। ये बात बंगाल में भी कोई लोकल लीडर नहीं बढ़ाया, मोदी जाके भाषण दे रहे थे। और बंगालियों को अपनी भाषा पे बड़ा गर्व है। अगर कोई बंगाली बोलने वाला भाजपा का नेता होता तो फिर भी आप खड़े हो पाते। तो ये जो अत्यधिक केंद्रीकरण है जी, पर्सनालिटी कल्ट फॉर्मेशन, वो ठीक नहीं है। तो जो तीन चीज हो गई ना। पहला ये हो गया कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी अब वही है, कांग्रेस का सोशलिज्म था, आपका सनातन सोशलिज्म। दूसरा, आप कांग्रेस ने 1970s ने पर्सनालिटी कल्ट बना लिया, टॉप डाउन पार्टी। उसके बाद सिर्फ परिवार का ही जोर रहा। अब परिवार भी नहीं है, अब सिर्फ नरेंद्र मोदी का पर्सनालिटी कल्ट है, और मास बेस खत्म है। कोई प्राइमरी सिस्टम तो है नहीं, टॉप डाउन पार्टी डिसाइड करती है कौन बनेगा एमएलए, कौन बनेगा एमपी, कौन बनेगा सीएम। फिर बन जाते हैं, उसके बाद बाबू राज होता है। भाई आप तो राजस्थान में हैं, राजस्थान में कोई एमएलए जाके, पहली बात कोई एमएलए कानून बना रहा है? एमएलए का काम क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेशन करना। ठीक, वो तो काम बता पाते एमएलए, उनको पता ही फुल फॉर्म नहीं बता पाते कि क्या होती है। हाँ, कानून दूर किए। अच्छा, वो तो खैर वो तो बहुत पहले ही इंडियन डेमोक्रेसी में बंद हो गया। दूसरा काम है भाई काम कराना, कि भाई जनता की बात सुनना और जनता का काम कराना, वो भी करने में असक्षम है। वो तो भाई चीफ सेक्रेटरी चला रहा है। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी बदल गया 2 दिन पहले। तो आज जो बात कर रहे हैं भाजपा नेताओं वाली, यहाँ बड़े पीड़ित और कुंठित है नेता, और वो मारे और रोने नहीं दे वो स्थिति कर रखी है सर। किसी को आप पीट रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, भाजपा वाले ये कर रहे हैं, सिर्फ बड़े दुखी है। साहब पिट तो हम रहे हैं लंबे समय में,
लेकिन ये आप रोने भी नहीं दे रहे। रोने की भी इजाजत नहीं। वो अजीत का डायलॉग ना क्या था कि रॉबर्ट, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। तो ये जो पार्टी का यथार्थ है वो तो बताना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि देखें एक जमाने में कांग्रेस आजादी की पार्टी थी, कांग्रेस में डेमोक्रेसी थी, कांग्रेस में महात्मा गांधी आउटवोट हो गए, सुभाष बोस महात्मा गांधी का विरोध करके बने थे प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा था पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार है, फिर भी हार गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी को आउटवोट कर दी। जी बिल्कुल, एक आध दफे। तो कांग्रेस में डेमोक्रेसी थी, फिर सुभाष लगातार 38 और 39 में 2 बार बने लगातार, और फिर गांधी लगातार रुदन करते रहे कि ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी थी, मेरा ये कहना है इनर पार्टी डेमोक्रेसी थी। बिल्कुल। उसके बाद वही पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी न रह के 30 साल में, 30 साल के अंदर वो इंदिरा गांधी की पार्टी बन गई और नेहरू परिवार का उस पे एक छत्र साम्राज्य बन गया, और आज भी है। आज भी है, बिल्कुल आज भी है। राहुल गांधी ही निर्णय लेते हैं क्या हो रहा है, सब टॉप डाउन है। अच्छा, पार्टी सिकुड़ती चली गई। ठीक, तो भाजपा भी एक जमाने में मास बेस पार्टी थी, भाजपा में भी अपने तरीके से उतना फॉर्मल नहीं लेकिन कुछ इनर पार्टी डेमोक्रेसी थी। किताब ही है ना जुगलबंदी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की, बिल्कुल, कि दोनों ने मिलके चलाई। सर मेरे पीछे वही किताब रखी है जो दिख रही है आपको, अति उत्तम। जुगलबंदी में पढ़ रहा था अभी। ठीक है जी, ठीक। तो पार्टी थी और बड़े नेता थे, अरुण शूरी जैसे इंटेलेक्चुअल थे। ठीक भाई, बिल्कुल सर। और जगमोहन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, जुड़ गए थे, भाजपा में नहीं थे लेकिन कैबिनेट में तो थे, डिफेंस मिनिस्टर बने और कहा कि चीन चैलेंजर है। तो आज के दिन कैबिनेट में कौन है भाई? आज के दिन कैबिनेट में अब जैसे मैंने नोट्स बनाए थे बहुत से लोगों के कमेंट वगैरह सुनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपका वॉटन का जो क्लासमेट है, अब चूंकि मैं अश्विनी वैष्णव के साथ एमबीए क्या कर लिया, आधे भाजपा के नेता आके रोना रोते हैं, भैया आपका क्लासमेट। मैंने बोला भैया मेरा क्लासमेट जरूर था लेकिन ऐसा नहीं था कि जिगरी यार थे हम, हैं। एक आध दफे लाइब्रेरी साथ चले गए, ठीक, मिले कभी कॉरिडोर में तो प्यार से बात कर ली, बस इतना ही साथ था ना। ठीक, लेकिन अब अश्विनी वैष्णव तो मिलते नहीं है भाजपा के नेताओं को, तो मेरे पे आ जाते हैं आपके वॉटन के क्लासमेट। अच्छा भैया क्या शिकायत है? अब कहते हैं कि साहब इनका तो कोई मास बेस नहीं है, ये तो एक चुनाव नहीं जीत सकते, नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत सकते, इनके पास 3 मिनिस्ट्री है। ठीक, और तीनों मिनिस्ट्री इन्होंने गुड़ गोबर कर दी है। जी बिल्कुल, ये रील मंत्री हैं, रेल मंत्री नहीं है, इंस्टाग्राम की रील बनवाते हैं। भैया ठीक है, यही सब आपको सिखाया जाता है वॉटन में क्या? मतलब भैया मैं तो नहीं सीख पाया, मुझे बख्श दें। फिर जो है क्या बोला कि भाई एक नेता आए, बोले कि साहब कि आप देखिए कि उन्हीं के वचन कि हम चुनाव लड़े और अश्विनी वैष्णव को बना दिया कि कम्युनिकेशंस वगैरह देखें। अब ये कभी कम्युनिकेट किए ही नहीं, अब ये हमको बताने लगे क्या करना है, कैसे करना है। बोले हमारा मास बेस, हमको पता है क्या करना, हमारा कनेक्ट है लोगों से, और ये ऊपर से आके बताने लगे क्या करना है। बोले कि इतना हमें वो लगा, बुरा लगा, इतनी बेइज्जती हुई कि क्या बताएं। बोले ये जो पार्टी में कंसल्टेंट राज आ गया है, बोले एक तो बाबू राज है और दूसरा कंसल्टेंट कल्चर, उनके शब्द हैं
बोले कि बाबूराज और कंसल्टेंट कल्चर हमको खत्म कर रहा है। बोले कोई कंसल्टेंट ने कुछ कह दिया होगा, अभी हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका से आपकी तरह वॉटन से आ गए हैं। पहले राज चलता था कांग्रेस के टाइम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लोगों का, अब चलता है हार्वर्ड और वॉटन के एमबीए लोगों का। और मुझे बोले आप तो दोनों हो, आप ऑक्सफोर्ड भी गए और आप वॉटन भी गए, आप तो विलेन ही विलेन हो। मैंने बोला भैया मैंने बोला मैं तो नालायक हूं, ना मैं मिनिस्टर हूं और ना मैं ऑपोजिशन में हूं, ना मैं शशि थरूर हूं कांग्रेस का प्रिय, और ना मैं अश्विनी वैष्णव हूं भाजपा का प्रिय। भैया मैं कहां से फंस गया। लेकिन कहना उनका यह है कि ये जो बाबूराज है, खासकर आईएएस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस राज, वो भी कुछ जो चहेते हैं, और जो कंसल्टेंट कल्चर है ये तो बिल्कुल ही खत्म कर रहा है हमें। और फिर एस जयशंकर के बारे में सब लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब आप देखिए ये बिल्कुल बैठे हैं उसी कुर्सी पे जिसमें एक जमाने में सुषमा स्वराज बैठती थी। वो तो मिलती थी, जुलती थी, मास लीडर थी। ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़ जी, तो बिल्कुल ही भगवान है। अच्छा, एक व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट भेजा, चश्मा लगा के बताता हूं, है कि ये है कि भाजपा के नेता की आज सर कोई औकात नहीं रही, बट जिसका बाबू से कनेक्ट है वो दलाली पे दलाली करे जा रहा है। बहुत बड़ी बात बोल दी सर जिसने भी ये बोली। हाँ, बोल नहीं सकते नाम हाँ, लेकिन ये बहुत भारत की राजनीति के बहुत बड़े शख्सियत हैं और भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। बिल्कुल सर। तो मेरे को वो बात बड़ी मनोरंजक लगी कि क्योंकि आप वॉटन गए, आपके क्लास में अश्विनी वैष्णव थे, तो आपसे पूछते हैं ट्रंप भी गए थे वॉटन, तो मैं तो हैरान हूँ, लोग ये नहीं बोल रहे कि अश्विनी वैष्णव भी गए थे तो क्यों नहीं हमारी ट्रेड डील हो रही। सब कुछ तो मिला जुला ही है। अलमनाई मीटिंग में तो कभी जाते होंगे, ट्रंप परिवार से मिलते होंगे। मैं तो हैरान हूँ कि इस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हैं देश के लोग। पहुंच जाएंगे, वो भी पहुंच जाएंगे, ऐसे ही चलता रहा तो पहुंच जाएंगे। हो सकता है अश्विनी वैष्णव को ही ट्रेड डील करने के लिए भेज दें कि आप वॉटन गए, तुसी वॉटन गए, जाओ जी, अलमनाई हो आप तो सेटिंग कर लो ट्रंप परिवार के साथ। बिल्कुल सर। एक चीज आपने बहुत ही मतलब ऐसी कही जो शायद लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाजपा कांग्रेस बनता जा रहा है, और ये मैं आपको बता सकता हूं साफ साफ कैसे। एक मैं बताऊं तो मैं एक बात और ऐड कर दूं। इसी नेता ने एक बात कही कि साहब हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही, वही हम काम कर रहे हैं जो कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति बिल्कुल से किसी को भी ले आके सत्ता के लोलुपता में हम जो है कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं। और उस कारणवश अगर आप भाजपा के नेता रहे हैं जिसने धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी, बरसात सब सहकर बूथ में बैठकर लोकल लेवल पे लोगों के दरवाजे खटखटाकर वोट जुटाए, आपकी कोई औकात नहीं है। आपकी औकात तब है जब आप प्रिय हो, वॉटन शॉटन कंसल्टेंट बन के आ जाएं, या तो आप किसी और पार्टी से लड़ें और फिर चुनाव के बाद आपको बुला लिया जाएगा या चुनाव के पहले आपको बुला लिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा के सुपुत्र के बारे में आरएसएस के लोगों ने उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी श्रावस्ती से खड़े हुए थे, कहा कि साहब जब हम गए चुनाव के लिए लड़ने तो इन्होंने कहा हमारा तो चुनाव पीएमओ देख रहा है। तो बोले हम सब जब घर आके बैठ गए, भाई अगर आप इतने सक्षम हैं तो चला लीजिए। और बोला इनका, और ये अंग्रेजी बहुत झाड़ते थे हमारे साथ क्योंकि ये रहे हैं ना
ये डॉइचे बैंक वगैरह से ले आए गए विदेश से। तो लेकिन बोले इनकी तो भाजपा के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। सुब्रमण्यम जयशंकर के लड़के की, ध्रुव जयशंकर की, जो कि यहां रहता है, ठीक। जयशंकर, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बड़ा गाली देते हैं, लेकिन लड़का तो यहीं रहता है, वेस्ट को ही गाली देते हैं, लड़का वॉशिंगटन डीसी में रहता है, ठीक। तो बोले कि इनको मक्खन मलाई लड्डू पेड़ा मिल रहा है, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कल को कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के साथ हो लेंगे। नृपेंद्र मिश्रा के जो हैं ससुर तो कांग्रेस ही थे। नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह यादव की नाक के बाल थे। बिल्कुल सर, वो नवनीत सहगल भी मुलायम सिंह यादव की नाक के बाल थे। कार सेवकों वाला जो गोली चार्ज था, उसमें तो आरोप यही है सर। बिल्कुल आरोप हो जो हो, लेकिन बात यह है कि भाई आज के दिन अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तो हेड यही हैं। और सबसे ज्यादा रोना, और इसके बाद रोहन तुम बात करना, माफ करना, ये बात मैं जोड़ना भूल गया था पहले। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो सारे जो पुराने भाजपा के लोग थे, जिन्होंने कार सेवा वगैरह की थी, जिन्होंने आडवाणी के साथ जुड़ के कहा था राम मंदिर बनाएंगे, वो सब घर बैठे रहे। और बुलाए कौन गए? अमिताभ बच्चन, सेलिब्रिटी बुलाए गए, नृपेंद्र मिश्रा वहां पहुंचे हुए थे, आईएएस लोग बुलाए गए, और आडवाणी भी गायब थे। अरे व्हीलचेयर में ही ले आते, आडवाणी को ले आते। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जो करियर है, इनको तो अटल बिहारी वाजपेयी निकालना चाहते थे ना, ये तो कोई बात नहीं करता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको बचाया, और अरुण जेटली ने जाके इनकी पैरवी की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तब ये बचे गुजरात के दंगों के बाद। तो सीधी बात यह है कि जिस आदमी ने आपको उठाया, बचाया, बनाया, जिस आदमी ने कार सेवा की, रथ यात्रा की, उसी को आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। और उसके साथ सारे भाजपा के पुराने कार सेवकों को, पुराने नेताओं को, जो कि थे उस दिन अयोध्या में मस्जिद ढहने में, गलत सही, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ, मस्जिद नहीं ढहानी चाहिए थी, चलिए वो भी एक तर्क है। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने मंदिर बनाने के लिए आंदोलन किया, जब मंदिर बना उन्हीं को वनवास दे दिया। क्या बात, वनवास और अज्ञातवास। बिल्कुल अंग्रेजी में कहता है ना, नो गुड डीड गोज अनपनिश्ड। तो आपने आइडियोलॉजी जो है वही खत्म कर दी। वो शायद रामायण से ही प्रेरणा ली हो कि रामायण से प्रेरणा ली होगी। राम लौट आए तो बाद में वानरों और रीछों को क्या दिया जाना है? कुछ नहीं दिया जाना है। अरे, और ये आखिरी बात मैं कहूंगा, एक भाजपा के नेता ने कहा मुझे बैठ के, बोला कि देखिए साहब, मोदी बहुत कुछ फ्री बांट रहे हैं, इन्होंने कर दी है एक डंबल इकोनॉमी। डंबल इकोनॉमी का क्या मतलब? कि एक और अगर आप अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, तो आपको खूब लैंड भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। वही मॉडल है जो साउथ कोरिया का चेबोल मॉडल, कि भाई हमारी बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास कंपनी बने। ठीक है, चलिए सोचा है, तो उनको सब आपने सब कुछ दिया इस आशा में कि ये सैमसंग बनेंगे, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनेंगे। ठीक, लेकिन हमारी कंपनियां भी R&D में कुछ लगाती नहीं है, 1% भी नहीं लगाती। ये तो ज्यादातर क्या करती हैं, चाइना से इंपोर्ट किया, असेंबल किया और बेच दिया। ठीक, तो वही प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हो कांग्रेस का। तो बोला कि एक और आपने उसको फायदा दिया, तो वो वजन एक और है। दूसरी ओर आपने 81 करोड़ लोगों को खूब पैसे दिए, लाडली बहन योजना, प्यारी फूफी योजना, जो भी इस तरह की 100
100 जो है योजनाएं अभी हर जो है। घर ये योजना, हर घर वो योजना, यही मीम चलता है। तो अब बिहार में हर महिला को आपने दे दिया 10,000 रुपए। बिल्कुल। तो आप वही गरीबों को बांट रहे हो फ्रीबी, जो लैटिन अमेरिका में नहीं चला। पॉपुलिज्म इसको कहते हैं ना। जोहरान ममदानी भी यही वायदे कर रहा है। बिल्कुल। भारतीय है ना वो तो, मीरा नायर का लड़का, वो भी सपनों के सपने दिखा रहा है सबको, ठीक। लेकिन बोला जो आपकी मिडिल क्लास है, ज्यादातर तो हिंदू है ना, टैक्स पेइंग मिडिल क्लास आपकी हिंदू है। तो डंबल का वेट दोनों ओर बढ़ता चला जा रहा है, और डंबल का की जो सरिया है जिससे आप डंबल उठाते हो पतली होती जा रही है। तो बोले आप तो हिंदू मिडिल क्लास की आपने तो कमर ही तोड़ दी है, और आप कोड़े बरसा बरसा के लगान वसूल रहे हो। छोड़ दिया है आपने अपने बाबुओं को, टारगेट दे दिए कि लाओ पकड़ के, लाओ पकड़ के। ठीक है। तो यथार्थ ये है कि आपको हिंदू मिडिल क्लास ने पाला पोसा जब आप ऑपोजिशन में थे, और आपने उसी को ही आहुति दे दी है यज्ञ में। अपने जो है सत्ता की लोलुपता में आपने उसकी आहुति दे दी है। बिल्कुल। तो इसका बोला कि अब आइडियोलॉजी कुछ नहीं रही है, न इकोनॉमिक न पॉलिटिकल। जब आप राम मंदिर के उद्घाटन में लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं लाते हैं, और पुराने अपनी किसी भाजपा के नेता को नहीं लाते हैं, और वहां पहुंचता है अमिताभ बच्चन, जिसकी पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी की एमपी है। सर एक जबरदस्त चीज आई ध्यान में, और नृपेंद्र मिश्रा, तो फिर आप में और बाकियों में क्या फर्क रह गया बताइए। दोनों लोग, अब मैंने बहुत बात कर ली, बोले आप लोग। रामायण में उल्लेख है कि जब राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो सीता वहां नहीं होती है, तो उस समय के ब्राह्मण कहते हैं कि ये पुनीत आयोजन तभी सफल होगा जब आप सपत्नीक बैठें। सीता जी की एक प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा बना के वो पूजा मुकम्मल या संपन्न की गई। अब यही राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, उसमें 5 लोग थे। योगी आदित्यनाथ थे, उसमें मोहन भागवत जी थे, नरेंद्र मोदी थे, राज्यपाल आनंदीबेन थी, और जो महंत थे नृत्य गोपाल दास। ये कोई भी जोड़े के साथ नहीं थे। नहीं, एक तो मेरे मित्र हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं जी। हाँ, नाम नहीं लूंगा। बोलते हैं नाम मेरा नहीं लेना, नाम मेरा मैं नहीं लिया, मेरी पेंशन रुक जाएगी। लोग ढूंढ रहे हैं कि आपके मित्र कौन कौन है, उनको पकड़ो। तो पुराने ब्राह्मण हैं, तो उनको बड़ा ज्ञान है इन सब चीजों का। तो उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी से कलश छू गया था जी, जो है जब लेटे थे, तो बोला कि ये तो बड़ा अशुभ होता है। तो देखिए अयोध्या हारी गए, तो पंडित जी की बात, हमारे आईएएस पंडित जी की बात पूर्णतः तो गलत नहीं थी। हाँ, बोल रहे थे कुछ रोहन। सर मेरे को आइडियोलॉजी पे बात करनी है, क्योंकि 2024 में जब इलेक्शन हो रहे थे ना, मैं एक बहुत ही बड़ी मीडिया कंपनी में था, नोएडा में था, और इलेक्शन ट्रैक करना, लोगों से बात करना, क्या भाव है, क्या भावनाएं हैं, क्या चल रहा है, ये सब हमारा रोज का काम होता था। मतलब ये हम लोग कम से कम 1000 लोगों से बात कर पाते थे रोज, और उसमें लोगों ने एक बहुत ही सटीक डायलॉग मारा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है और भाजपा कांग्रेस बन गई है। और लोगों ने ऐसे ऐसे आंकड़े बताए, और उन्होंने बताया कि उनके राज्य में एक समय पे जो कांग्रेस के नेता, एमपी, एमएलए थे, जब उन्होंने बीजेपी का विरोध किया तो उन पे ईडी पड़ गई या कोई और एजेंसी पड़ गई। उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी ने स्वीकार कर लिया। जब वो हो गया तो उनकी रेड वहीं की वहीं रुक गई, ईडी ने उस पर और कार्रवाई नहीं करी। और ऐसे करते करते 2014 से, और ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, 222 एमपी एमएलए कांग्रेस से निकले, 177 उसमें बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी ने इसमें से कम 10
बड़े कांग्रेस के नेताओं को टिकट भी दिए। तो जो सालों से 25 सालों से जो भाजपा को सपोर्ट करते थे, वोट देते थे, वो तो यही कह रहे थे कि आपने तो जो कांग्रेस से भाग गया आपने उसको ले लिया, उसको टिकट भी दे दी। और ये वही लोग थे जो आपके राम मंदिर का विरोध करते थे, आर्टिकल 370 का विरोध करते थे। तो आप किस मुंह से इनको ले रहे हैं? भाई इन्होंने तो एक ऐसी शख्सियत को लड़ा दिया था जिसने आरएसएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा था। तो ये तो बात भाई, आप चतुर बनना या घोड़ा बनना, आप हैं कौन? वो जो गाना है ना, याद है, महमूद कहता है कि या तो चतुर बनना या घोड़ा बनना, आप हो कौन? उसमें सब पड़ोसन को सेट करने की कोशिश होती है उस गाने में, लेकिन यहाँ पड़ोसी सब नाराज हो रहे हैं, न चतुर बन पा रहे न घोड़ा बन पा रहे। शायद सुरले ताल नहीं है ना उसमें, किशोर कुमार का अंदाज था ना वो, इनके पास किशोर कुमार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात रोहन 16 आने सही है, यही बात। अब मेरे परिवार में सब लोग जानते हैं, मेरे परिवार में जो है मेरी माँ का परिवार तो राजनीतिक रहा है, तो मैंने तो कई पार्टियों को देखा है, और रिश्तेदार हैं जी, भाजपा में रहे हैं, अगर अतीत में चाहें तो कुछ कांग्रेसी भी रहे हैं, ठीक। तो कोई भी भारतीय परिवार इसी तरह का है। अब जैसे राज शुक्ला हैं, जनरल राज शुक्ला यूपीएससी में, उनके पिताजी नेहरू भक्त थे जी, वो मोदी भक्त हैं, ठीक। तो लेकिन भक्ति भाव है भारत में, शायद ये हमारी संस्कृति में ही है कि भक्ति काल का अंत ही नहीं हुआ कभी। सही है सर ये जी। लेकिन इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो होगा क्या कि भारत में आने वाले काल में जरूर, आज नहीं तो कल, काल चक्र बदलेगा और भाजपा का भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ। और भाजपा के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई, मतलब कांग्रेस के पास नेहरू परिवार था ना जी, माना कि जैसा तैसा हो, लेकिन एक सिंबल था ना। आज के दिन राहुल गांधी पूरा देश चल चुका है, बिहार में तालाबों में तैर रहा है, जनता के साथ जो है गले लग रहा है। बिल्कुल लग तो रहा है ना। उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जैसी हो, मैंने तो कहा, मैं तो उससे मिला था, वो भी आईएस राज चलाना चाहता है, वैसे वो नहीं बदलना चाहता। इस पे अलग वीडियो करेंगे। देखें, भाजपा के नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे इन्होंने इकोनॉमिस्ट हटा के, गुजराती इकोनॉमिस्ट हटा के किसको ले आए? बाबू को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड कौन होता था अंग्रेजों के टाइम? आर्कियोलॉजिस्ट। अब कौन हेड होता है? बाबू, जिसको दिलचस्पी भी नहीं है आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो पनिशमेंट पोस्टिंग है। आदमी बनना चाहता है फाइनेंस सेक्रेटरी, आदमी बनना चाहता है होम सेक्रेटरी। दौलत, शोहरत, सत्ता उसके हाथ में। आदमी बनना चाहता है पीएमओ में सेक्रेटरी। पीके मिश्रा असली शासक हैं भारत के। नरेंद्र मोदी तो घूमते फिरते हैं आयोजन में, पर्व में। इतनी दफे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार गए। तो शासन और प्रशासन कौन चला रहा है? उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहता है, हर जगह अधिकारी, कर्तव्यकारी नहीं लिखा रहता। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल स्टेट है हमारा। डीएम इलेक्ट नहीं होता है। राजस्थान में डीएम 6 महीना, 1 साल, 2 साल, एवरेज टेन्योर 1 साल है। तो झुंझुनू में, जोधपुर में, वो जो एमएलए था हमारा, कहाँ का था वो जो आया था? बाड़मेर में। भैया वहां तो रहेगा ही नहीं डीएम। अगर आपका इलेक्टेड लीडर होगा, वो वहीं रहेगा, वहीं मरेगा, उसका परिवार वहीं का है, वो 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, आपका पंचायती राज अमेंडमेंट है, आप पावर उसको दीजिए। लेकिन नहीं, 3 ही तो पोजीशन है, पीएम, डीएम और सीएम। यही तो है ना भाई। नहीं सर, यहाँ तो ये तय किया हुआ है कि अगर जिले का रहने वाला व्यक्ति है और वो होम क्वार्टर में भी है,
तो भी उसको जिले में नहीं लगाया जाएगा। ये लेकिन बात ये मॉडल ही गलत है। एग्जैक्टली क्योंकि मान लो उसको लगाया भी तो भी क्या है, उसका तबादला हो जाएगा। वो तो अपना परिवार बढ़ा देगा ना सर। हाँ, तो इलेक्टेड लीडर तो 5 साल के लिए रहेगा ना, और अगर वो कुछ काम करे, चोरी करे, कॉन्ट्रैक्टर अपने रिश्तेदारों को दे दे, लेकिन अगर री इलेक्ट होना है कुछ तो करना होगा ना। लोकल कनेक्ट है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया से ज्यादा डेमोक्रेटिक जिले के लेवल पे चाहे चीन है। लोग नाराज हो जाते हैं मुझ पे, गाली गलौज देने लगे मुझ पे, बोले आप देशद्रोही हैं भैया। मतलब यहां तक कि जो है एक आईएफएस ऑफिसर तो इतने आग बबूला हुए, क्या नाम है उनका, गौतम बंबा वाले, पुणे के, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, utter nonsense, he has no understanding of how India is structured or how the IFS works, utter idiot, no wonder he gave up on the IPS। ठीक है भाई, गौतम जी आप विद्वान हैं, आप गुरु ही नहीं महागुरु हैं। मैं जो है महामूर्ख हूं। ऑक्सफोर्ड ने गलती से मुझे स्कॉलरशिप दे दी थी, और जो इतने ज्ञानी लोग हैं, भले ही वो जोसेफ नाई हो या मेरे सहलेखक ग्लेन कार्ल हो, ये सब मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। आप ही हैं मालिक, सरकार, साहब बहादुर आप ही हैं, आप ही की चरण वंदना करनी चाहिए। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अटर इडियट हैं। तो यथार्थ यही लोग नाराज हो जाते हैं ऐसे कटु सत्य सुन के भारत में, खासकर साहब बहादुर लोग। लेकिन यथार्थ पे आते हैं ना। देखिए, अगर चाइना सीसीपी के अगर आप लीडर हैं किसी छोटे शहर के, जब आप उस शहर को चमकाते हैं तब आप ऊपर आते हैं, और वह उस शहर में आप 5, 10, 15 साल रहते हैं। ठीक है, ठीक है, लोकल करप्शन एक प्रॉब्लम है चीन में, बिल्कुल है। हर जगह ऐसा नहीं है कि बड़ा गजब, मतलब हर चीज साफ सुथरी है। लेकिन अभी एक लड़का आया था जिसका वीडियो वायरल गया था, जो कि चीन घूम घाम के आया था, आईआईटी का है, काफी तेज है। उसने बोला कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो उनके बी टीयर सी टीयर सिटीज के कैसे हैं, क्यों है। तो वहां पे क्या है कि अगर आप सीसीपी के लीडर हैं तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट से आपको बात करनी है, आपको लेबर से भी बात करनी है, आपको दुकानदार से भी बात करनी है, आपको जो है पार्टी ऊपर भी बात करनी है, लेकिन आपको मैनेज अप भी करना है, मैनेज डाउन भी करना है, और आपको 5-10 साल में अपना जिला चमकाना है, तब आप ऊपर आएंगे पार्टी में। तो कुछ भी हो, स्टेक होल्डर से आप बात कर रहे हैं, एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेटिक फीडबैक लूप है ना। हमारे डीएम का जिले से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे साहब बहादुर आता था, कोड़े बरस आता था, 3 गुना लगान वसूल करेगा। ठीक, मैंने कहा है ना कि आईएएस से दुर्योधन और आईपीएस से दुशासन, पहले कहा था ना जी, बिल्कुल ठीक। तो वही आलम है जिले लेवल पे। जिले से आपका कोई कनेक्ट नहीं है। जो भी आईएएस रिटायर होता है राजस्थान काडर का, आप बैठे, या तो वो जयपुर रहता है या वो दिल्ली, जी बिल्कुल, वो सेटल नहीं होता है अपने जिले में जाके, ज्यादा से ज्यादा उदयपुर में चला जाएगा। ठीक, तो यथार्थ यह है कि उसका कोई कनेक्ट ही नहीं है लोकल एरिया से, तो आपकी फीडबैक लूप ही नहीं है। उसको मतलब ही नहीं है दुकानदार की क्या पीड़ा है, लेबर की क्या पीड़ा है, फार्मर की क्या पीड़ा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या पीड़ा है, उसको मतलब ही नहीं है रोजगार से। और रही रोजगार की बात, अब आप देखिए निर्मला सीतारमन हैं भाजपा के अब वही व्हाट्सएप लिस्ट देख के बताता हूं आपको कि नेता ने क्या कहा उनके बारे में। 1 सेकंड आप दीजिए मुझे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ के बताता हूं कि सर, शी हैज नो टैलेंट, शी हैज नो नॉलेज, शी हैज नो एबिलिटी, शी हैज नो एक्सपर्टीज, शी इज इग्नोरेंट एंड एरोगेंट। बिल्कुल, she thinks she is the queen and we are all her servants। बोला उनका निकनेम है निम्मो ताई। बोले निम्मो ताई तो कभी मुस्कुरा के देती नहीं है।
ऐसे बात करती हैं कि महारानी हो। बोला वो भी कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकती अश्विनी वैष्णव की तरह। तो यथार्थ यह है कि ऊपर से टॉप डाउन है, उनको तो कभी अपना जिला चमका के ऊपर नहीं गई है ना। जी जी तो डीएम का कोई लेना नहीं है, डेमोक्रेसी तो बड़ी स्किन डीप है। आप सीएम को वोट करते हो, फिर सीएम चलाता है आईएएस के थ्रू, ठीक, 2-3 आईएएस, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी। आपका मॉडल क्या है? जिले के लेवल पे कुछ नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो एक फ्लॉ है मॉडल में। दूसरा, निर्मला सीतारमण वाले पे मैं आपको अपडेट करूंगा सर। निर्मला सीतारमण को लेके जो सबसे बड़े आलोचक उनके हैं नीतियों के, वो है परकला प्रभाकर जी, उन्हीं के पति। उन्हीं के पति। वो कहते हैं 2024 में अगर मोदी दोबारा चुने गए तो चुनाव नहीं होंगे देश में, और गजब की आलोचना करते हैं, आप ये देखिए। तो आप, और इनको लेके जो पहले प्रतिपक्ष नेता थे लोकसभा के, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने निर्मला को निर्बला शब्द बोल दिया था कि साहब हमारी इकोनॉमी निर्बल हो रही है, तो उस पे संसद ही ठप कर दी थी इन्होंने। भाजपा के लोग बेसिकली कराना जानते हैं लोगों को, और अब तक चवन्नी चल गई है, ये आगे चलेगी, कैसे चलेगी, ये देखने वाली। असंतोष पार्टी में अथाह है। क्यों है? क्योंकि देखिए इकोनॉमी जानने वाले इनके नेता कौन है? अरुण शूरी, उनको वनवास दे दिया है, वो बैठे हुए हैं शायद हिमालय के पर्वतों में। जी बिल्कुल, ठीक, किताब लिख रहे हैं सावरकर पे। साफ हवा तो वही है सर। साफ हवा वही है, ये तो बात सत्य है। पोल्यूशन से लोग मरे आ रहे हैं। तो अब यथार्थ ये है कि इकोनॉमिक्स जानने वाले कौन लोग हैं? सब कंसल्टेंट राज है। मॉडल क्या है कि बाबू चलाते हैं सरकार, बाबू हायर करते हैं कंसल्टेंट, कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं बाबुओं के बच्चे। आप देखें बाबुओं के बच्चों की बनाई है। नृपेंद्र मिश्रा का लड़का भाजपा का टिकट पा गया, लड़ा, ठीक। सुब्रमण्यम जयशंकर का लड़का बल्ले बल्ले कर रहा है। भाजपा के नेता बड़े नाखुश हैं उससे, बड़े दुखी हैं। वॉशिंगटन में बल्ले बल्ले कर रहा है जी, ठीक है। अगर देखें आप तो ये जो कंसल्टेंट कल्चर है कि भाई मिनिस्ट्री कंसल्टेंट चला रहे हैं, पावर पॉइंट बना के खूब बना रहे हैं पैसे, तो एक तरह से करप्शन तो आ गया ना। वो जो बात कही थी उन्होंने कि जिसका बाबू से सेटिंग है वो तो ऐश कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, भारत में करप्शन रहा है। क्यों? पहली बात कि भाई अगर आप भारत में, और इस पे अलग करेंगे, भारत अलग वीडियो करेंगे, भारत में करप्शन क्यों है जी, इस पे अलग करेंगे विश्लेषण। ये जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो कई लोग आए थे, मुझे टिकट देने की भी बात की थी, इन्होंने कहा था आप आ जाइए, तो इन्होंने कहा था कि जनपाल आप कर दीजिए, अरे लोकपाल बना देंगे, सब करप्शन अंत हो जाएगा। मैंने बोला यार कैसी बचकानी बात कर रहे हो। जी बिल्कुल, मतलब करप्शन होता क्यों है? क्योंकि अगर भारत में अगर आपने सारे कानून लागू कर दिए तो उसी दिन देश चलना बंद हो जाएगा। भारत में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता बिना कानून तोड़े हुए। इफ द लॉ इज एन एस देन यू डोंट हैव रूल ऑफ लॉ। इसीलिए यू डोंट हैव रूल ऑफ लॉ, यू हैव रूल बाय लॉ। जो पसंद नहीं हो उसको लीगल पचड़े में डाल दो और कोर्ट केस चलेगा 20 साल, और फिर वो जो है वही रॉबर्ट, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, न वो जी पाएगा न वो मर पाएगा। किसी ने मैं ऐसे ही बोला था कि भाई बेरिया राज है। मैंने कहा देखो इंडिया में वेजिटेरियन स्टालिनिज्म है। वेजिटेरियन स्टालिनिज्म किस चिड़िया का नाम है? सनातन सोशलिज्म और वेजिटेरियन स्टालिनिज्म, ये चलता है। ये दोनों किस चिड़िया के नाम है? भाई सनातन सोशलिज्म है कि आप जो है भगवा फहराइए लेकिन वही पॉलिसी करिए जो थोड़ा बहुत 3-5 करके, जो वही जो नेहरू चाचा आपको छोड़ के गए। अच्छी बात है, चलिए ब्यूरोक्रेसी राज आप भी करिए। एक जमाने में लाइसेंस परमिट क्वोटा राज था, अब कंप्लायंस राज है और टैक्स टेररिज्म है, ठीक है।
और वेजिटेरियन स्टालिनिज्म क्या है कि आप मरवाइए नहीं। स्टालिन तो मिलियंस को मार दिया, गुलाग भेज देता था साइबेरिया में, आपको सीधे गोली मार भेजे में बेरिया जो है रेप करता फिरता था, खौफ का माहौल था। लेकिन आप क्या करिए कि लोगों को कोर्ट केस में बांधे रखिए, ईडी रेड हो गई, इनकम टैक्स रेड हो गई, आप कोर्ट में फंसे हुए हैं, हियरिंग नहीं आ रही है, वकील को पैसे दिए जा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजनेस ठप हो जा रहा है। तो लेकिन दोनों में क्या है कि स्टेट के पास कुछ जरूरत से ज्यादा पावर है, सिटीजन के पास नहीं है। बिजनेस क्लाइमेट बहुत खराब है, तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाती है। आप इतना टैक्स ले रहे हैं कि डिमांड सप्रेस्ड है, और उस कारणवश जो है आपकी इकोनॉमी ठप है। क्योंकि इकोनॉमी कैसे चलती है भाई? कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपोर्ट्स हो, ठीक है, और जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, ठीक। तो कंजम्पशन तो लो है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लो है, क्योंकि क्राउडिंग आउट हो गई है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च करेगी तो कैपिटल तो उतना ही है ना, ठीक। एक्सपोर्ट्स टैरिफ से वैसे ही हिट किए हैं, न फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है स्टॉक मार्केट में, न फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जॉब क्रिएशन तो है नहीं, इकोनॉमिक पेन तो है। चल कैसे रहा है? लोगों को मुफ्त अनाज देके, 81 करोड़ को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और लाडली बहन और प्यारी फूफी योजनाएं चला रहे हैं। सर, लेकिन मैं विषय पे लौटना चाहूंगा एक बार कि अपन बात भाजपा को लेके कर रहे थे कि भाजपा के नेता जो है वो क्यों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। तो इस पे कुछ मेरे पास कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले, बताएं कि एक तो जैसा आपने कहा उसको ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि मोदी कैबिनेट में जो नेता हैं इंपॉर्टेंट बड़े पद जिनके पास हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो रेल मंत्री, वो सब राज्यसभा से आ रहे हैं, नॉन मास लीडर, अनइलेक्टेड हैं, और वो इलेक्ट होने की, अरे निमोताई के लिए क्या बोला भाजपा के नेता ने कि शी इज अनइलेक्टेबल, अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता बोला कि न ये कभी चुनाव जीती हैं, न ये जीत सकती हैं जी, और इनको डिफेंस भी मिली, इनको फाइनेंस भी मिली, और जो चुनाव जीत सकता है वो वनवास अज्ञातवास में पड़ा हुआ है जी। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि सर सरकार और सत्ता दोनों ही जगह मास के लीडर नहीं है। जेपी नड्डा आज तक राज्यसभा से ही चल रहे हैं और उनको हटाया जाना तय है। मैं भाजपा का जो मूल जड़ें हैं वो आरएसएस में है सर। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से जब 100 वर्ष की उस बरसी पे उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उनको पूछा कि क्या भाजपा का अध्यक्ष आरएसएस तय करती है, तो उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया और ये कहा कि नहीं करती, हम करते तो इतना समय नहीं लगता। जवाब यहां आ रहा है कि इतना समय लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है और उनके बस की भी चीज नहीं है। तो भाजपा में जो लीडर मास से आ रहा है वो भी दुखी है और आरएसएस से आ रहा है वो भी दुखी है, संगठन में भी, और जो सत्ता नहीं पा रहा है वो भी। और ये बात आपने बड़ी मार्के की कही जिस तक मैं पहुंच नहीं पा रहा था कि आपकी अगर ब्यूरोक्रेट से दोस्ती है तो फिर बल्ले हैं आपकी। अरे मैंने नहीं कही, ये तो भाजपा के नेता ने कही ना। जी बिल्कुल, वो इसको स्थायी गवर्नमेंट और अस्थायी गवर्नमेंट जैसा शब्द चलने लगा है अब नेताओं में कि आपको गवर्नमेंट में रिलेशन रखने हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए, लेकिन आप गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स में रिलेशन रखते हैं तो वो हमेशा रहेंगे, चिरंतन काल तक रहेंगे आपके रिलेशन। आप दीजिए वहां नारियल पानी और चलाइए अपना काम। देखें, हाँ, लेकिन सही ब्यूरोक्रेट, जी सारे ब्यूरोक्रेट नहीं। जी जी बिल्कुल। वो ब्यूरोक्रेट जो हैं पीके मिश्रा के साथ लगे हुए हों, वो ब्यूरोक्रेट जो कि पीएमओ में हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, है ना। तो हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर हैं या मध्य प्रदेश में आप देखिए कि शिवराज सिंह का टाइम था या रमन सिंह था, यहाँ पे वसुंधरा राजे थी, तो वो अपने अपने लेवल पे आगे बढ़े थे। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तब मोदी गवर्नमेंट में मनोहर पर्रिकर थे, 2014 में विलासराव देशमुख थे,
वहां पे सुमित्रा महाजन थी, सुषमा स्वराज थी, और एक लंबी लिस्ट थी। 1 नंबर पे नरेंद्र मोदी थे और 15वें नंबर पे शायद अमित शाह थे। अमित शाह अब दूसरे नंबर पे हैं या शायद पहले पे हैं, वो अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन किसको चला रहा है, लेकिन कुल मिला के बीच की जो लाइन थी मास लीडर की वो लगभग गायब है। राजनाथ सिंह जरूर एक पब्लिक पॉलिटिक्स करके आए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो जब से गृह मंत्री से हटाए हैं उन्होंने लगभग चुप्पी ही साध रखी है और वो किसी तरह का इंटरफेयर कोई करते नहीं। अब जेपी नड्डा 5 साल से अधिक समय उनको हो चुका है, भाजपा हटाने की स्थिति में नहीं है। अमित शाह जब केंद्रीय मंत्री बने थे 6 साल अध्यक्ष रहने के बाद, तो उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। भाजपा ने कहा कि एक पद पे 2 व्यक्ति नहीं रह सकते, और यहां स्थिति यह है। ये कोई नई बात नहीं है, ये भारत में होता रहा है। अब ये भाजपा पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस होगी ना, भाजपा मैं यही कह रहा हूं। हाँ, जैसे कांग्रेस जैसी हो रही है भाजपा, जेपी नड्डा लीडर है, हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है। जी, जो कांग्रेस में 1970s में बीमारी आई, वही बीमारी आज के दिन भाजपा में है। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि 70 से पहले कांग्रेस के अंदर हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता था। नेहरू अगर 5 साल भी रहे हैं तो हर साल अध्यक्ष चुने जा रहे थे। उसके बाद में 5-5 साल इंदिरा गांधी रही, 5-5, 6-6 साल राजीव गांधी रहे, और सोनिया गांधी तो लगातार 20 साल रही। वही यहां हो रहा है। आप ये देखिए कि जनसंघ जब तक था, जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी जरूर लगातार 5 साल रहे, बाकी अध्यक्ष 1-1 साल चुने जाते रहे हैं। लेकिन भाजपा में अब वो बीमारी आ गई कि आप 5 से 6 साल, 6 साल अमित शाह रहे, फिर 5 साल जेपी नड्डा रहे। तो संगठन में संघर्ष करके जाने वाले जो लोग हैं उनको लगता है भैया जनहित कोई मतलब नहीं है। और कंसल्टेंट जो है उनको लेके जो यशवंत व्यास ने किताब लिखी है मोहब्बत की दुकान, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि आज का कंसल्टेंट आपको यह बताता है जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है वो कैसे आपको बेची जानी है, कैसे परोसनी है, उसकी आवश्यकता कैसे क्रिएट करनी है। तो यह भाजपा चला रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब एक बहुत बड़ी स्टेटिस्टिक है कि भाजपा को अब 50+, 40+ लोग वोट दे रहे हैं। यूथ से भाजपा का कनेक्ट खत्म हो गया है। यूथ लीडर बनाए भी नहीं इन लोगों ने, क्योंकि मास लीडर नहीं बनाए, क्योंकि चापलूसों को बढ़ाया, चूंकि जो है अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों को उठाया। आज के दिन भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक जमाने में जिस तरह भाई 2014 में शायद 70% यूथ ने भाजपा को वोट दिया था, पिछली दफे भी 60% ने दिया होगा। अब इंस्टाग्राम पे कांग्रेस के ज्यादा फॉलोअर हैं, पूरे यूथ अब इंस्टाग्राम पे जा चुकी है भारत के। पहले ट्विटर पे चलता था, अब इंस्टाग्राम है। इंस्टा पे रीलें चल रही हैं कांग्रेस की ज्यादा। तो भाजपा पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि बाकी लोग, खासकर आप देखें बहुत से लोग तो वेस्ट में कहते हैं हिंदू फैशिस्ट हैं, हिंदू सुप्रेमिसिस्ट हैं, भाजपा का ही राज रहेगा, इंडिया का स्टेट बदल गया है, इंडिया अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा मत यह है कि भाजपा का जो है काल चक्र बदलने वाला है। भाजपा का भविष्य उज्जवल नहीं है। भाजपा का सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त का समय आ रहा है। बिहार के चुनाव में जो भी हो, भले ही जीतें भले ही हारें, बिहार के चुनाव में जो इतना जद्दोजहद लगाई है, इतना जान दिया है, वो भारत के लिए अनुकूल नहीं है। आप बॉर्डरों के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या है? कौन बना रहा है? अगर आप इतना चुनाव, एक राज्य के चुनाव में अगर आप इतनी जान दे रहे हैं, तो आपकी डिफेंस पॉलिसी कौन बना रहा है? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी टैरिफ के समय कौन बना रहा है? ट्रेड टॉक्स पे कौन फोकस कर रहा है? ठीक। तीसरा, आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा जब बांग्लादेश भी चीन के साथ मिल गया है और कुनमिंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान चीन के साथ मिले पहली दफे? तो आपको दिक्कत, और इस पे कई फौजी बात कर चुके हैं, आपको दिक्कत पाकिस्तान से हो रही है। अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक। आपको दिक्कत नेपाल से भी हो सकती है, म्यांमार में आग लगी हुई है, मणिपुर और लद्दाख दोनों उथल पुथल में हैं।
आपका बांग्लादेश अब जो है चीन के साथ हो लिया है, जनरल शौकीन चौहान और मेरा तो लेख है ना इस पे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान इसका स्ट्रेटेजिकली थोड़ा अलग तरीके से चल रहा है। आज इस्लामाबाद में ब्लास्ट है सर, 12 लोग वहां भी मरे, वो कह रहे हैं भारत ने करवाया। ठीक, वो सब बातें, लेकिन उथल पुथल का समय है। जी ज्योतिष तो बहुत बोलते हैं मंगल की महादशा आ गई है। तो अब आपके देश में आप जो हैं बिहार के चुनाव में फंसे हुए हैं। मान लीजिए आप जीत गए तो भी पिर्रिक विक्ट्री होगी। पिर्रिक विक्ट्री है ना कि जीत तो गए आप, एक ग्रीक राजा थे, लेकिन जीतने में इतने लोग मर गए कि उसके बाद हारना निश्चित हो गया। जी तो यथार्थ ये है कि यूथ आपसे चला गया है, डिस्ट्रैक्ट आप हो चुके हैं पॉलिसी मेकिंग से। आपकी पार्टी में आइडियोलॉजी रही नहीं, आपकी पार्टी का मास बेस रहा नहीं, आपकी पार्टी का कोई डिफरेंशियल रहा नहीं, आपकी पार्टी जोड़ तोड़ की पार्टी बन गई है, आयाराम गयाराम की पार्टी बन गई है। जी तो भविष्य क्या है, आपका विजन क्या है? ठीक है, आपने कुछ चीजें अच्छी कर दी, आपने लीकेज कम कर दिया डायरेक्ट बेनिफिट दे के लोगों को, अच्छा अचीवमेंट है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, ठीक है, बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। आपने डिजिटल चीजें कुछ खड़ी कर दी, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। ठीक, डिजिटल स्टैक वो खैर कांग्रेस के टाइम से ही शुरू हुआ था, चलिए ठीक है, आपको दिया। लेकिन आपने गलतियां भी बहुत की। आपने बाबू राज कर दिया, कंप्लायंस राज कर दिया, टैक्स टेररिज्म कर दिया, इतना ड्रैकोनियन पावर दे दिया कि डिमांड ही बंद हो गई। तो इकोनॉमी का इंजन आपने रोक दिया। आपने डीमोनेटाइजेशन से एक धक्का दिया, उसके बाद दूसरा धक्का दिया आपने जीएसटी मिड ईयर में लाके, और फिर तीसरा धक्का आपने दे दिया इस टैक्स टेररिज्म से। तो आपकी इकोनॉमी बंद हो गई, रोजगार तो है नहीं यूथ के पास, आपकी डिफेंस पॉलिसी भी अच्छी नहीं है, आप ना डिफेंस बजट बढ़ा पाए, ना आप नई टेक्नोलॉजी ला पाए, ना आपने जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट आप ला पाए। और देखें, हमारे साथ तो एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इंटरव्यू किया है, आपके पास फाइटिंग स्क्वाड्रन्स की कमी है, एयरक्राफ्ट की कमी है, अथाह कमी है, नहीं ला पाए ना आप। बिल्कुल। ऊपर से अग्निवीर और ले आए सर, अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर और ले आए, उससे बड़ा डिमोरलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अग्निवीर कई यंग अफसर कहते हैं कि वो बड़ा फाइट मारते हैं, लेकिन कोहिजन नहीं है ना अब उतना आपस में एका, उसका एक नेगेटिव ये है ना। और आप ओल्ड पेंशन स्कीम ले आए सिविल के लिए, और फौजी जो मरेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने सिग्नल क्या दिया कि आप बाबू राज चला रहे हो। ये एक बीजेपी के सीनियर लीडर ने प्राइवेटली माना मुझसे, कहा कि बात सत्य है अतुल जी, हम बाबू स्टेट चला रहे हैं, इंडिया इज अ बाबू स्टेट, वी डू नॉट रिस्पेक्ट मिलिट्री। जा रहा है सर, राजस्थान के लिए तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र से चलता है। भजन लाल जी के पीछे मोदी जी की तस्वीर है, आगे कृष्ण भगवान की है। तो कहते हैं पीछे से आदेश आता है और आगे वाला कृपा कर देता है। तो चल रहा है। तो यही कांग्रेस 2.0 है ना। पहले कांग्रेस वो डिसमिस कर देती थी गवर्नमेंट को, गवर्नर चलाता था भाई, आप स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस करके चलाते थे। अब क्या है कि आप जो है चुनाव जीतते हो, पहले जितना केंद्रित नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में तो स्टालिन चला रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ममता चला रही हैं। लेकिन अब क्या है कि भाजपा के स्टेट तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो चल रहे हैं सेंटर से। हैरत होगी कि 1.5 साल के आसपास, 1 साल से भी अधिक समय हो गया है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हो रहे राजस्थान में। जो भाई लोकल बॉडी के इलेक्शन लद्दाख में हुए नहीं हुए सर, वहां भी नहीं हुए। राजस्थान में नहीं हो रहे, ये तो कूल प्रदेश है, आप ये मानते हैं कि भाई यहाँ नहीं, बात यह है कि अगर वहां तो होने और जरूरी है जी, क्योंकि राजस्थानी जो है अगर बगावत भी करेगा तो राजस्थानी जो है चीन के बॉर्डर पे तो नहीं है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लद्दाख में तो बड़ी दिक्कत आ सकती है ना, क्योंकि भाई रिचर्ड गेयर भी टिबेटन कॉज के लिए खड़ा हो जाएगा, आपका आधा हॉलीवुड खड़ा हो जाएगा। आपको सिरदर्द वैसे ही है कश्मीर में, अगर लद्दाख आपके लिए सिरदर्द बन गया फिर आप क्या करेंगे? आप हणिया पी के राज कर रहे हैं क्या? भांग धतूरा खा रहे हैं शिवजी के गणों की तरह? कर क्या रहे हैं आप? फीडबैक क्या मिल रहा है आपको? लूप आपने एक अहंकारी आईएएस लगा रखा है, लद्दाख का राजा है,
लद्दाखी बड़े दुखी हैं। मेरे ये सारे लद्दाखी मित्र कहते हैं, भाई जनरल चेरिश मैथसन ने क्या कहा, वो तो भाई लद्दाखियों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, टेनियर वहां किए हैं। उन्होंने कहा भाई लद्दाखी से ज्यादा देश प्रेमी मैंने अपने करियर में किसी को नहीं देखा। आप उसी पे थूक रहे हैं, आप उसी के वॉर हीरो को गोली मार रहे हैं, आप न्याय नहीं दे रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। भाई मेरी मां सुधा सिंह बताती हैं कि भाई सेम और सेव का दाम एक हो गया है। यह कैसा अंधा युग आ गया है, कैसे संभव है ये? सेम का दाम सेव का दाम, क्या बिचौलिए पैसा बना रहे हैं? क्या दिक्कत आ गई है? भाई आप इकोनॉमी मिसमैनेज कर रहे हैं, आप डिफेंस पॉलिसी मिसमैनेज कर रहे हैं, आप फॉरेन पॉलिसी मिसमैनेज कर रहे हैं। यही तो तीन मेन हैं, बिल्कुल। बाकी तो सब। आप सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जनरल चलाते थे, क्यों? क्योंकि भाई आपको सर्वे करना चाहिए ना, बॉर्डर मैप अच्छे होने चाहिए ना। उस पे एक आपने आईएएस बैठा दिया है, एक आईएएस फौजी को निकाल दिया दूध की मक्खी की तरह। जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया में फौजी अफसर थे उनको भी आपने निकाल दिया आते ही। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब सारे के सारे सब आईएएस राज है। भाई एम्बेसडर जब करण सिंह बने थे पिछले वीडियो में, तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आ गई थी। अगर आपको भाजपा के सीनियर नेता नहीं पसंद है तो जो मिलनसार है, जो बोल सकता है, जो बातचीत में अच्छा है, भाई अरुण शूरी को आप बना देते हैं एम्बेसडर यूएस का। माना नहीं पसंद है नरेंद्र मोदी को, माना नहीं पसंद है आज के भाजपा नेतृत्व को, लेकिन अगर आप बना देते तो अच्छा ऑप्शन है सर विदेश नीति के लिए। वो विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे। बहुत ऑप्शन है। मैं तो कह रहा हूं कि एम्बेसडर यूएस का चंद्रशेखर जो टाटा सन्स का है उसको बना दें। भाई हिंडाल्को का इन्वेस्टमेंट यूएस में है जी, बिल्कुल। कुमार मंगलम बिरला को बना दें, है ना। भाई कितने लोग हैं जो यूएस के पढ़े हुए हैं, यूएस इंस्टीट्यूशन से निकले हैं, यूएस को अच्छी तरह जानते हैं। सर अरुण शूरी तो वर्ल्ड बैंक में थे, लेकिन आपने वही आईएफएस को बनाया, वो भी जिसके मुंह से जो है जबान नहीं फरी आती है। मैं दो किस्से बताता हूं विनय क्वात्रा के बारे में। 15 अगस्त के दिन झंडा वंडा फहराया, हिंदी में, कृत्रिम हिंदी में भाषण दिया। एक बंगाली लेडी पहुंची थी, उनके पति पोलिश हैं, उनको आती नहीं है हिंदी। एक तमिल महिला पहुंची थी, उनको आती नहीं है हिंदी। दोनों महिलाएं आग बबूला बोली कि भाई आप यूएस में हिंदी में चबड़िया रहे हो, ट्रांसलेट भी नहीं कर रहे हो। जिन बंगालन थी बोली कि मेरे पति मुझे लेके गए, मुझे बड़ी शर्म आई, हम वेलकम ही नहीं है। मैंने क्वात्रा निकले, झंडा फहराए, किसी से हाथ नहीं मिलाए, चले गए राजा बाबू की तरह। कोई और एम्बेसडर ऐसे पेश नहीं आता है वॉशिंगटन में, कोई सुनवाई ही नहीं है। घोर अन्याय, अन्याय पे अन्याय। उसके बाद फिर अभी ये कैनेडी मेमोरियल में गए, माइक पकड़ लिए, अमजद अली खान ने जो है सरोद बजाया, उसके बाद माइक पकड़ लिए, हिंदी में चालू रहे। मेरे बगल में एक तमिल जो है डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोला भाई हमको आती नहीं है हिंदी, हमको समझ में भी नहीं आया, वो भी बड़ी कृत्रिम हिंदी बात करते हैं, बोलना भी नहीं जानते, हिंदी भी अच्छी ना बोल पाते हैं ना अंग्रेजी। भैया अनुवाद कर देते, इतने लोग वहां हैं, गोरे भी हैं, अमेरिकी भी हैं, वो भी नहीं किया। तो बात यह है कि भाजपा के काल में बंदरों की बारात है, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, तो ये हो गया है। तो अगर आप के राज्यकाल में मेरिट खत्म हो जाए, आपके राज्यकाल में कर्मठता को कोई जो है पुरस्कार न मिले, मेहनती आदमी को कोई इनाम न मिले, आपके राजकाल में सिर्फ चापलूसों की जय जयकार हो, चापलूसों के हाथ में सत्ता हो, चाटुकारों के हाथ में सत्ता हो, तो चाटू लोग ऊपर जाएंगे
और फिर वो और चाटुकारों को लाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो मेहनत करके, मशक्कत करके वहां नहीं पहुंचे हैं, उनको इज्जत ही नहीं है मेहनत के लिए। तो आपकी पूरी सरकार ढह जाएगी और आपका मॉडल है कॉलोनियल, वो आप बदले नहीं। तो आप में वही सारी बीमारियां आ गई हैं जो कि कांग्रेस में थी, बल्कि और आप कांग्रेस से बुरे हाल हो गए हो, क्योंकि आपके पास तो वो आजादी की लड़ाई के, वो जिसे कहिए कि विरासत भी नहीं है। कांग्रेस के पास एक ग्लैमर था, कांग्रेस के पास एक इतिहास था, आजादी की लड़ाई का उनका मोमेंटम था, उसका फायदा उठाया। बिल्कुल। जब मोदी जाएंगे तो कौन आएगा? यंग लीडर कोई बनाया नहीं इन्होंने, इनकी कोई याद औलाद है नहीं। तो फिर भाजपा का जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या है और भाजपा का लीडर कौन रहेगा? तो ये बात कह के मैं अंत करूंगा कि भाजपा का प्रेजेंट भले ही जितना ब्राइट लगे, फ्यूचर जरूर डार्क है। क्योंकि न भाजपा आने वाले युग में न भाजपा के प्रिंसिपल्स क्या हैं किसी को पता, न पर्सनालिटी कौन होगी ये पता, न लीडरशिप रही है और न आइडियोलॉजी रही है। जी। धोबी के कुत्ते हो गए हैं ये, न घर के न घाट के। सिर्फ बाबू राज्य है और बाबू पलट जाएंगे। कल तक सारे बाबू नेहरू की जय जयकार करते थे, इंदिरा गांधी के सेवक थे, इमरजेंसी में उन्होंने ही सबको बंद किया। मनमोहन सिंह के समय थे भाई नीति आयोग के हेड बी सुब्रमण्यम, जो उनको बड़ा एफिशिएंट माना जाता है, डायनामिक माना जाता है। ये एक समय मनमोहन सिंह के प्रिय होते थे, ये लोग भूल जाते हैं। जब मनमोहन सिंह गए सत्ता से तो इन्होंने मनमोहन सिंह का फोन तक नहीं उठाया। कल बीवीआर सुब्रमण्यम नरेंद्र मोदी का फोन नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सर, मैं भी आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। उसके बाद प्रदीप सर से भी थोड़ी बात करते हैं। और एक है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सर देश में लॉजिस्टिक्स सुधारने का, क्योंकि थोड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो एक लॉजिस्टिक्स का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। अभी उसमें काफ़ी सारे फौजियों को लिया है, जनरल हैं काफ़ी सारे जो एएससी में थे, लोगों को पता नहीं है आर्मी सर्विसेज कोर ये पूरी फौज की लॉजिस्टिक्स देखती है, लेकिन और ये सब रिटायर्ड जनरल हैं, उनको लिया है। इनके ऊपर लेकिन बैठा है कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। अब आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा नॉलेज होगी कैसे लॉजिस्टिक्स चलाने हैं ऊपर से लेके नीचे तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, या एक फौजी को होगी जिसने ज़िंदगी भर ये किया है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि फीडबैक जो आप कह रहे थे, फीडबैक लूप एकदम खत्म हो चुका है। कल एक इतनी ऐसी घटना हुई है, पूरे भारतीय मीडिया में चलाया है कि जो एक्टर हैं धर्मेंद्र जी वो नहीं रहे। ठीक है, पूरी मीडिया में खबर फैली, जबकि वो आईसीयू में थे, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने दोनों ने ट्वीट डाल दिया। हाँ, दोनों ने ट्वीट डाल दिया ओम शांति। हेमा मालिनी जी को जो धर्मेंद्र की पत्नी है उनको एक और ट्वीट निकाल के बताना पड़ा कि नहीं वो जिंदा हैं। हेमा मालिनी बीजेपी की मेंबर हैं, बीजेपी में है, पार्लियामेंट। तो आपस में ही इन लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा है, बात ही नहीं कर रहे हैं। इससे तो यही पता, मैं एक आम आदमी हूं, मैं तो यही समझूंगा कि इनको इतना ही नहीं पता कि क्या हो रहा है किसके परिवार में। एमपी की कोई औकात नहीं है। एमपी रोना रोए हैं हमारे सामने, भुक्कासी फाड़ के रोना रोए हैं कि सर हम गेस्ट नहीं ले जा सकते, हमको परमिशन चाहिए, हमें जो है बाबू के सामने लेटना पड़ता है अपने गेस्ट अंदर ले आने के लिए। और राहुल गांधी इसका फायदा उठाते हैं, कई मामले में वो बाहर आ जाते हैं, अपने जो उनके गेस्ट आते हैं उनसे मिलने। सर कईयों का चंदा मैनेज नहीं हो रहा है, चुनाव में चंदा लाके वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं हमारे काम कराओ। अब वो बड़े संकट में आ गए, क्योंकि इस उम्र में नौकरी तो कर नहीं सकते कहीं। अब एक बहुत बड़ी बात मैंने भाजपा के नेताओं से सुनी,
बोला 2024 में कई लोगों को चुनाव में टिकट दिया, जी वो चुनाव के कैंपेन का पैसा खा गए। उन्होंने अपने चुनाव में ही पार्टी का पैसा नहीं लगाया। तो अगर ये बातें हो रही हैं पार्टी के अंदर, मतलब कुछ पार्टी में अंदर टूट चुका है। तो बिल्कुल बात सही की, हेमा मालिनी एमपी हैं, उनको तो एक फोन कर सकते थे, क्या हाल है। इसका मतलब अपने एमपीओं से सीएम बात ही नहीं कर रहा है। भाजपा के एमएलए यूपी में रोते हैं बार बार कि हम तो फटक भी नहीं सकते सीएम ऑफिस के आसपास, हमारा काम उत्सव पर्व समारोह कराना है बस। और राजा जिले का है डीएम, हमसे ज्यादा एक समाजवादी पार्टी के एमएलए की चलती है, क्योंकि वो धरना कर सकता है, वो चीख चिल्ला सकता है, बिल्कुल वो हंगामा कर सकता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अनारकली सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे, चिल्ले इलाही का जो डायलॉग है वो लग रहा है कार्यकर्ताओं पे आ गया अब मामला। बढ़िया। बहुत बुरी स्थिति है सर कार्यकर्ताओं की। तो पार्टी का भी इसका अंजाम आज से 5-10 साल में देखने को मिलेगा, आज नहीं। आज तो सब चंगा है जी। जी ये कह रहे हैं कि हम परिसीमन करवा के, और मतलब वही कंसल्टेंट बेस्ड चीजें चल रही हैं कि हम परिसीमन करवा के अपने हिसाब से परिसीमन करवा लेंगे 2028 में, फिर 29 का चुनाव उस हिसाब से कर लेंगे। देखिए, टॉप डाउन मॉडल जी कभी बहुत दिन नहीं चलता है। इंदिरा गांधी नहीं चला पाई, और नरेंद्र मोदी जो भी हों 71 की लड़ाई नहीं जीते हैं। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी का ही मॉडल नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। बल्कि यहां तक कि एक भाजपा के नेता ने मजाक में कहा कि असली पुत्र इंदिरा गांधी के नरेंद्र मोदी हैं। मुझे तो सर जॉर्ज ऑरवेल याद आते हैं, वो नेपोलियन जो था कि साहब आज सूरज अच्छा चमक रहा है यशस्वी नेपोलियन की कृपा से, आज साफ पानी पीने को मिल रहा है। तो एनिमल फार्म जो है वो बड़ा समीचीन लगता है माहौल में, और भेड़ें गुनगुना रही हैं, भेड़ें गा रही हैं कि हाँ सब चंगा सब चंगा। अमृत काल आ गया है भाई जी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन आपने भी सही कहा कि काल चक्र बदलता जरूर है। इसी बात पे इसको यहीं अंत करते हैं सर, क्यों। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदीप सर। एक सेकंड रोहन जी, भारत की जनता का जो टेस्ट है ना वो इतना लंबा है भी नहीं, वो 12-15 साल से ज्यादा टॉलरेट नहीं करते। नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 12 साल ही रहे थे इलेक्टेड, और इंदिरा गांधी भी इतनी लंबी कभी नहीं रही। तो बदल जाता है। मनमोहन सिंह का काल 10 साल चला, इतना लंबा नहीं चलता। तो यहाँ भाई राम का वनवास 14 साल में लोग, ठीक है, पांडवों का 12 साल, तो यहाँ 12-14 साल खूब है, हो लिया। 13 साल था शायद पांडवों का, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास था। देख तो लीजिएगा। जी ये 12-13-14 साल का जो है ना वो टाइम पीरियड पब्लिक के, हाँ बस आप ठीक है चेंज करो। तो यही थी हमारी आज की चर्चा। भाजपा के नेता क्यों असंतुष्ट हैं, क्यों दुखी भाजपा हैं, के नेता क्यों बेहाल हैं, भाजपा के नेता क्यों दुखी हैं, आज आपको उसका उत्तर मिल गया। बिल्कुल भाजपा के नेता पिट रहे हैं और रो भी नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। धन्यवाद अतुल सर और प्रदीप सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और